हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लर्न इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में। बेसिकली स्टॉक को हम पिक करेंगे और आज हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और उस स्टॉक के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। तो अभी हाल में जिन स्टॉक्स पे हमने वीडियोस बनाई थी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे सजेशन दूंगा आपको कि एक बार आप उन वीडियोज़ को जरूर वॉच कीजिए। जैसे कि ये MK Axion पे हमने वीडियो बनाई थी, तो इसने तब जब से हमने वीडियो बनाई तब से इसमें 7% का भी गेन आ चुका है। श्री दिग्विजय की बात करेंगे, उसमें भी अच्छा खासा मूवमेंट आया है। REC लिमिटेड के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी अच्छा मूवमेंट आया है। ठीक है, तो हमारी जो वीडियोस हम जो डेली बेसिस पे बनाते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए कुछ नया सीखने के लिए लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो हम आज भी कुछ नया सीखेंगे। तो आज हम फटाफट बात करते हैं एक इंडस्ट्री के बारे में जिसका नाम है रिको ऑटो इंडस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक यूनिट है जो कि डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक का सब कुछ प्रोडक्ट ये देखती है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा इसका इनिशिएटिव है, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जो खुद भी सब कुछ करती है डिज़ाइन, क्योंकि बहुत सी कंपनी बेसिकली डिज़ाइन कहीं और से करवाती है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से पार्ट आते हैं और फिर जाके वो डिलीवर होता है। तो ये बेसिकली खुद से सब कुछ करती है। इसकी मूवमेंट हम देखने की कोशिश करेंगे। आज भी अगर हम देखेंगे तो 12% का इसमें मूवमेंट बना है आज के दिन पे। 12% अगर एक दिन के अंदर मूवमेंट आता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट बनती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 12 मूवमेंट कैसे आया और क्या इसमें हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी, कैसे हम इसको बाय करेंगे, कहाँ पे हम इसको सेल करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि हम डेली डेली ऐसी वीडियोज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। पैरेलली हम आपको अपडेट भी कराते रहते हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार हम जान लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे रिको ऑटो इंडस्ट्री। तो अभी हमने फाइनेंशियल सम्स के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। तो अगर मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो 1300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ठीक है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक, तो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। लार्ज कैप के साथ स्मॉल कैप के अंदर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, और इसी ध्यान को हम देखेंगे इसमें, और कैसे आप स्मॉल कैप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टॉक को, उसके बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप प्राइस के देखेंगे तो आज 100 रुपये के आसपास प्राइस आ चुका है। ठीक है, आज 100 रुपये टच भी किया था। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 51 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट ट्वाइस प्राइस पे ये ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल पे ट्रेड नहीं कर रहा है, बट लेकिन हाँ, अगर अभी हम कुछ नए इसमें डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि हाई लेवल पे या लो लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए। पी की बात करेंगे तो पी काफ़ी ज़्यादा हाई मेरे को देखने को मिल रहा है। 26 का पी ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये इतना हाई पी है तो हमें क्या करना है। ओके, ये भी देखेंगे। ROE की बात करेंगे तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो अभी से 7.83% से बना है, बट लेकिन पिछले एक साल में अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो 48 रुपीज़ के आसपास था, आज 100 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ट्वाइस, अब ट्वाइस से ज़्यादा ही है वैसे तो। ठीक है, 120% है, बट लेकिन हाँ, अगर आप भी देखेंगे तो 100% के आसपास इसमें मूवमेंट आया है, यानी कि पैसा आपका डबल हो चुका है। बट लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स का जो पैसा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो निकल के आया है वो 7.83 निकल के आया है। ठीक है, ओके, ये भी चीज़ हमने समझ ली है। एक बार हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस समझ लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल जाएंगी। देखिए कैसे 2012 में अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ की सेल्स थी। ओके, 2016 में 1500 रही, 14 में थोड़ी सी गिरी, 15 में और गिरी, 16 में और गिर गई, 17 तक सेम रही, 18 में थोड़ी सी ठीक ठाक हुई और थोड़ी भरनी स्टार्ट हुई, और 2023 में ऑलमोस्ट 2300 करोड़ की सेल्स टच कर दी। ओके, अब हमें क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे देखिए। अच्छा, सेल्स गिर रही है। ठीक है, सेल्स गिर रही है तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिरा 5-3, लेकिन यहाँ पे अचानक से बढ़ गया 154 का इसमें नेट प्रॉफिट आया। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा, बट लेकिन यहाँ पे अचानक से क्या चेंज आया। देखिए, यही चीज़ें होती है समझने वाली कि ये जो चेंज आया ये समझना इंपॉर्टेंट है। सारा ये जो चेंज आता है नेट प्रॉफिट का, ये मैनिपुलेशन क्या होता है। देखिए, सेल्स से आप डायरेक्टली चीज़ें समझ देंगे, सेल्स में कोई कंपनी ऊपर नीचे नहीं कर पाएगी, बट लेकिन जो चीज़ करती है कंपनी करती है अदर इनकम में। अब यहाँ पे कंपनी ने अदर इनकम डाल दी 227 करोड़ की। अब आप डायरेक्टली देखोगे नेट प्रॉफिट अच्छा हो गया है। ठीक है, अगर कंपनी अगले साल भी अगर ऐसे ही कर देती, यहाँ पे नेट प्रॉफिट अदर इनकम ज़्यादा डाल देती तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ज़्यादा होता, तो स्टॉक के अंदर मूवमेंट लोग ज़्यादा बाई करना स्टार्ट कर देते। ठीक है, पर लेकिन हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि अदर इनकम जो है अगर ज़्यादा है एक्स, अगर सेम प्राइस जैसे चलता आ रहा है, जैसे कि 2-3 करोड़, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 20-25 करोड़ का अदर इनकम था, अगर यही रहता तो शायद ये प्राइस लोअर लेवल पे रहता, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी कम हुआ है और यहाँ पे हमारी सेल्स भी कम हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़्यादा शायद नेगेटिव में चला जाता, बट लेकिन कंपनी को ये नेगेटिव में नहीं लेके जाना था। इस चक्कर में कंपनी ने क्या किया, अदर इनकम अपनी थोड़ी सी ऐड कर दी, जिससे कि प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है,
अदर इनकम में क्या हो सकता है कंपनी का अपना कुछ प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट नहीं, कोई अपनी इन्वेंट्रीज बेसिकली हो सकता है, क्या पता सेल कर दी हो। अच्छा, 2016 में अगर हम देखेंगे तो 1000 करोड़ की सेल्स आई थी, जिसमें कि मार्जिन था 10% का। यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया 30 करोड़ का, जबकि यहाँ पे अदर इनकम जो था 10 करोड़ के आसपास था। और कंपनी अच्छी चीज़ ये थी, कंपनी ने टैक्स भी पे किया है। ओके, धीरे धीरे अगर आप देखेंगे आज के टाइम पर अगर हम बात करेंगे 2022-2023 में, कंपनी का अगर हम 24 करोड़ का आप नेट प्रॉफिट देखोगे, अभी 51 करोड़ निकल के आया इस साल का। मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव हुआ है 10% का। कंपनी को बेसिकली अपने मार्जिन पर, नेट प्रॉफिट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मेन काम मार्जिन का है, मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए, 12 से 14% के आसपास मार्जिन रखेगी तो इतने नेट प्रॉफिट में, इतनी पर्टिकुलर सेल्स में भी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट था, यहाँ पे मार्जिन भी अच्छा है, बट कि सेल्स कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा मूवमेंट क्यों, जबकि देखेंगे आप, देखिए अदर इनकम भी कम है, ठीक, बट यहाँ पे बेसिकली टैक्स कम पे किया गया है। ठीक है, टैक्स बेसिकली कंपनी पे कम भी कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी के पास ऑफर्स होते हैं, ऑफर्स नहीं कहूँगा, ये कंपनी के पास पूरे राइट्स होते हैं कि कंपनी चाहे तो अगले साल भी पे कर सकती है, बट लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है, चार्जेस लग जाते हैं बेसिकली। तो कंपनी ने यहाँ पे कम टैक्स पे किया और नेट प्रॉफिट अच्छा दिखाया। यहाँ पे कंपनी ने हाई टैक्स पे किया, जिस वजह से कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट कम आया। ओके, ओवरऑल स्टोरी ये कहती है कि कंपनी की सेल्स अच्छी हो रही है, बट लेकिन कंपनी को मार्जिन इंप्रूव करना चाहिए, जिससे नेट प्रॉफिट और अच्छा बढ़े। अभी भी नेट प्रॉफिट अच्छा है, बट लेकिन हाँ, क्या हमें सीखने को मिला, यहाँ पे मार्जिन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ सेल्स और अदर इनकम। ओके, ये हम सीख चुके हैं। इसके हम ओवरऑल की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख रही है। अच्छा, एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या निकल के आता है कि यहाँ पे डिविडेंड तो मिल ही रहा है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपका पैसा नहीं भी बढ़ा है, कोई बात नहीं, डिविडेंड भी आपको मिल रहा है, तो डिविडेंड यहाँ पे मिलता देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव है। ओके, एक बार बैलेंस शीट समझ लेते हैं। देखिए, रिजर्व की आप बात करोगे तो कंपनी 2022 में 328 करोड़ का रिजर्व था। अगर आप बात करते हैं ऐसे 10 साल, अगर हम बात करेंगे, देखिए अब 2013 में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब सेम ही प्राइस था ऑलमोस्ट, बट लेकिन हाँ, इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना रिजर्व अच्छा है। और अगर आप आज के टाइम में बात करेंगे तो ट्वाइस पे चल रहा है, तो अच्छा है, ठीक है। रिजर्व कंपनी बढ़ा रही है। बोरिंग की बात करेंगे तो कंपनी बोरिंग भी बढ़ा रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। कंपनी में बोरिंग थोड़ी कम करनी चाहिए, पर ठीक है, इतनी ज़्यादा बोरिंग नहीं है, बट बोरिंग है। अगर जितना पैसा अकाउंट में है उतना ही आप समझ के चलिए तो बोरिंग भी है, और उससे ज़्यादा ही आप समझ के चलिए वैसे तो, पर लेकिन हाँ, यहाँ बोरिंग है, तो बोरिंग एक नेगेटिव फ्लैग देता है। बट लेकिन ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि ये बोरिंग है क्यों है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है, इनको पैसा बहुत चाहिए होता है अपने धंधा चलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सारा खेल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, मशीनरी का है, लेबर का है। अब आईटी सेक्टर का तरह, आईटी का तो कुछ है नहीं कि प्रोडक्ट बना दिया अपना कोई सॉफ्टवेयर टाइप और पूरा 100% मार्जिन रख लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बोरिंग कम करनी पड़ेगी। एसेट्स बहुत अच्छे यहाँ पे निकल के आते हैं, 1000 करोड़ के क्यों निकल के आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लैंड इनकी खुद की होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की होगी, प्लांट्स खुद के होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एसेट्स ज़्यादा होंगे। अगर आप एसेट्स को एक्सपेंड भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों है। ठीक है, मैं एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, लैंड ही 54 करोड़ की है, बिल्डिंग आप देखिए 173 करोड़ की बिल्डिंग है, प्लांट देखिए जैसे मैंने आपको बताया, मशीनरी 814 करोड़ की तो मशीनरी है, फर्नीचर वगैरह का, तो ये वही चीज़ें हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मशीनें लगती हैं, मशीन का प्राइस तो आपको पता ही है कितने हाई रहते हैं। ओके, तो ये अच्छा पॉइंट हमें निकल के आ गया, यहाँ पे फिक्स एसेट अच्छे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की है। इन्वेस्टमेंट लगता है कंपनी ने कम करती जाइए और पैसा निकाल के हो सकता है धंधे में भी लगाया हो। ओके, ठीक है, ये भी कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है मार्केट को या पर्टिकुलर स्टॉक को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और निकल के आती है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। एक बार ये देख लेते हैं। देखिए, 2020 जून में और 2021 जून में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कोई चीज़ है नहीं, सेम ही समझिए। अब अगर हम सेम चीज़ जून में, ये रहा बेसिकली, हाँ, अब 2022 के जून में देखेंगे तो भी सेम है, 2023 में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, 50% से प्लस की होल्डिंग है। एफआईज की होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक का प्राइस जो है मूवमेंट करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और तेज़ी से यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ऊपर भाग सकता है। ओके, यहाँ पे अगर हम डीआई की होल्डिंग्स की बात करेंगे तो डीआई की होल्डिंग बेसिकली अभी 0 हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पैसा, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो कहेंगे हम, उन्होंने पैसा यहाँ से हटा दिया है। इन गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है, बट यहाँ पे जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा है वो है पब्लिक इन्वेस्टर। तो पब्लिक इन्वेस्टर जब अपनी हिस्सेदारी छोड़ेगा तो शायद इसके अंदर एफआई और डीआई की होल्डिंग ज़्यादा इंक्रीज होती देखने को आपको मिल जाएगी। तो अभी एक नेगेटिव फ्लैग ये है कि डीआई की होल्डिंग थोड़ी सी शायद इसमें होना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में उनको ज़्यादा अच्छा प्राइस मिला तो वहाँ से उसको सेल ऑफ कर सकता है और स्टॉक का प्राइस नीचे गिर सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ की, जो कि हमारे निकल के आता है टेक्निकल टारगेट्स के। ठीक है, तो एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ चलते हैं।
ठीक है, एक बार मैं यहाँ से सब चीज़ रिमूव कर लेता हूँ और आपके लिए फिर से एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद से एनालिसिस करी थी और उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट आया था, तभी मैंने ये सोचा कि आपके लिए भी ये वीडियो लेकर आई जाए और आपको भी थोड़ा सिखाया जाए। ओके, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैंने बहुत पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं उस वीडियो के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट हम बात करते हैं वीडियो ज़्यादा ना बड़ी करते हुए। एक देखिए इसका सपोर्ट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने लगता है कोविड के आसपास का, हाँ यहाँ पे कोविड में 2020 में 2020 में, हाँ तो 2020 के आसपास यहाँ पे शायद कंपनी ने सपोर्ट लिया। इसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट दिया। अगर आप देखें ग्रीन कैंडल लगातार हर मंथ की बनी है, ये मंथ की कैंडल्स हैं बेसिकली, हर मंथ की। तो मंथ पे आप देखेंगे बाय 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 बना और 2 महीने सेल हुआ था, बट लेकिन अभी बाइंग का है, तो यानी कि इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, बाइंग जिसमें बना रहेगा। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर लेते हैं तो ऑल टाइम हाई का प्राइस ऑलमोस्ट ये निकल के आ जाता है, ये इसका ऑल टाइम हाई है। एक बार इसको फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये जो प्राइस निकल के आएगा 114 रुपये का, ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे अब इसमें क्या पोजीशन बनती है, आपको कहाँ बाय करना चाहिए, जिन्होंने बाय किया उनको क्या करना चाहिए। देखिए जिन्होंने बहुत लोअर लेवल पे बाय किया है वो इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी मूवमेंट है और ये बहुत अच्छी मूवमेंट आपको दिखा सकता है। अगर आप इस प्राइस के आसपास देखेंगे, ये जो प्राइस निकल के आता है ये प्राइस, अगर आप ये प्राइस देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा एक शोल्डर बना, ये एक हेड बना और एक शोल्डर बना। ठीक है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन रहा है, मैं आपको लिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से एक शोल्डर बनता है, शोल्डर का एक डेप्थ बना, सॉरी ये हेड का डेप्थ बना और ये एक और प्यारा सा शोल्डर बना। तो हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना, और जिसके अगर हम टारगेट की बात करेंगे, टेक्निकल टारगेट की, तो टेक्निकल टारगेट का निकल के आएगा अगर हम करंट प्राइस पे ही बाय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो मार्केट में दे दिया। एक बार वो भी बता दूँ कैसे ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा और नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, देखिए आप कितनी अच्छी यहाँ पे कैंडल बनी है, एक बाइंग बना और कैंडल इंक्रीजिंग मोड पे है, यानी कि बाइंग जो इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है अगले मंथ की भी कैंडल इससे ऊंची बन सकती है और यहाँ पे जो है स्टॉक का प्राइस अच्छी खासी ऊपर मूवमेंट दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल टारगेट की, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई से भी बड़ा एक टारगेट निकल सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई के है, सेल्स जो है वो ऑल टाइम हाई की है, तो जब सब चीज़ ऑल टाइम हाई की है तो प्रॉफिट जो है और साथ साथ स्टॉक का प्राइस है वो भी ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। करंट प्राइस से बात करेंगे तो यहाँ से 57% का गेन निकल के आता है और टेक्निकल टारगेट निकल के आएगा 156 रुपीज़ का, अगर आप करंट प्राइस से बाय करते हैं। जिन्होंने करंट प्राइस, अगर जिन्होंने ऑलरेडी आज के टाइम पे पहले कभी सेल कर चुका है, तो यहाँ पे वो कंसिडरेशन कर सकते हैं, एक और बाय कर सकते हैं और यहाँ तक की मूवमेंट ले सकते हैं। और इसमें आने वाले टाइम पे क्या मूवमेंट रही है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, ऐसा नहीं मैं आपका साथ छोड़ दूँगा। मैं आपके लिए अगर जब भी नीचे आएगा तो मैं उस लेवल पर भी लेकर आऊँगा, क्या इसके रीज़न रहे हैं और क्या करना चाहिए जब ये नीचे आ गया है, क्या हमें फिर से बाय करना चाहिए, नीचे करना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू और बाय बाय।